सर ये IAM यूजर का पासवर्ड रिसेट कैसे करेंगे? अच्छा जी, थैंक यू। ऐड यूजर पे जाते हैं, यहाँ पर वापस से एक क्या करते हैं, यूजर सर नेम। सर सॉरी सर वो अपने यूजर को डिलीट करा सर। मैं अब आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने अब क्या किया, मैंने एक्सेस टाइप में प्रोग्रामेटिक एक्सेस नहीं रखा, ठीक है। अब सिंपल मैं कर रहा हूँ AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। अच्छा, अब कस्टम पासवर्ड पे सर चले जाते दोनों हैं में क्या तो फर्क है सर? मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वही दिखाने के लिए मैंने डिलीट करा है वापस से। कोई भी डिफरेंस नहीं है। CLI के थ्रू मैं जो है अपने प्रोग्रामेटिकली अब एक्सेस नहीं कर पाऊंगा इस अकाउंट को जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। अब मैं सिर्फ कंसोल के थ्रू इसको एक्सेस कर सकता हूँ। पासवर्ड, एक सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट परमिशन सिंपल एडमिन, मतलब ये कि यूआई के थ्रू। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ से आके क्रिएट यूजर, सर ये सारी चीजें तो सर क्लाइंट बना के देते हैं ना? बिल्कुल बना के देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको जो है खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी चीजें। बहुत सारे क्लाइंट आपके जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो आपको अकाउंट तो बना देते हैं, लेकिन फिर फर्दर काम आपको उनको गाइड करना पड़ता है कि जी ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, सारी चीजें। अब देखें, मैं इस CSV को जब ओपन करूंगा तो अब आप चेक करें, इस वक्त सिर्फ यूजर नेम आया है, पासवर्ड नहीं आया क्योंकि पासवर्ड मैंने रखा नहीं था, एक्सेस की आईडी भी नहीं आई और सीक्रेट की एक्सेस की भी नहीं आई। ये दोनों जो एक्सेस की और सीक्रेट कीज होती हैं किस लिए होती हैं? ये आपको प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करने के लिए होती हैं, अगर आप किसी CLI से टर्मिनल से अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये किस लिए है लिंक? ये आपके लिए वेब ब्राउजर्स के लिए है कि अगर आप GUI के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से नहीं, इनकॉग्निटो मोड पे जाता हूँ, सॉरी। अच्छा, वो ओपन हो रहा है लेकिन नजर ही नहीं आ रहा था। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और भी आप लोगों को साथ साथ दिखा देता हूँ कि इस वक्त जो ये लिखा हुआ है ना, वर्क एक्शन डॉट साइन इन, आप लोगों के पास बेसिकली एक की आ रही होगी। अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। कहाँ आती है वो, एक सेकंड, मुझे खुद भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने खुद चेंज की थी कभी काफी टाइम पहले है ना, लेकिन आता है यहाँ पे। सर वो एलियास की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, तो वो ऊपर सेट हो सेटिंग जाता के है। अंदर ये रहा, हाँ, ये रहा। ये रहा। ठीक है, IAM के ऊपर ही आप देखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली एक आ रहा होगा, बेसिकली आईडी आ रही होगी जो कि उस अकाउंट की आईडी होती है ना, जो भी आपने क्रिएट किया साइन अप के वक्त जो आपको आईडी प्रोवाइड हुई होगी। तो यहाँ पर जो है ना, मैं बेसिकली एडिट करके, जैसे मैंने यहाँ पे वर्क एक्शन दे दिया है नाम, तो यहाँ पर मैं अगर वट एवर जो भी आप अपना सही समझे वो नाम दे सकते हैं। सेव करेंगे तो एलियास सेट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आईडी की जगह रिप्लेस हो जाएगा आपके उस नेम से। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जो मैंने अभी अकाउंट क्रिएट, अच्छा PIIC के नाम से किया था। ठीक है जी। सही है भाई। ये बेसिकली हमारे पास जो मैंने अभी यूजर क्रिएट किया था PIIC के नाम से, ये आप लोगों को सबको शो हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ साथ साथ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने इस यूजर पे मैंने क्लिक किया और आपको यहाँ पे नजर क्या आ रहा है, ये जो परमिशंस हैं जो मैंने असाइन की थी, ऐसा ही है। सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस में रिप्लाई कर दें मुझे उस पे चैट में। जी सर, ठीक, क्लियर।
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो मैंने परमिशन असाइन की है ये मैं रिमूव करने लगा हूँ इस यूजर को। सर 1 मिनट का पासवर्ड डिसाइड करना बता दें आई एम यूजर का। बेटा अभी पासवर्ड रीसेट पे कहाँ चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना चीजों पे, वेट अ सेकंड। पासवर्ड रीसेट कैसे नहीं सर होता, भूल गए आपको रूट यूजर को सर। बताना पड़ेगा। रूट यूजर आपकी सीएसवी क्रिएट करके देगा, वो एक न्यू सीएसवी जनरेट होगी, ठीक है। ऐसे पासवर्ड रीसेट नहीं होता इसमें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना वापस से, इसको कैंसिल करते हैं। अटैच पॉलिसी जो मैंने डिफाइन की हुई है, रिमूव फ्रॉम ग्रुप। अच्छा, अब मैं आता हूँ ऐड परमिशन के ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया, पहले जो ना मुझे यहाँ से एक्सेस करके दिखानी चाहिए थी कोई ना कोई सर्विस, लेकिन चलें अब कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैंने क्या किया है, परमिशन जो है वहां से एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस जो मैंने प्रोवाइड किया था मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है। देख रहे हैं आप लोग, एपीआई एरर मतलब कि मेरे पास इसका एक्सेस ही नहीं है। समझ में आ रही है जी बात। अब मैं अगर इस पे जाता हूँ, कोई भी ये सारी की सारी जो है बेसिकली सर्विसेज हैं AWS की। अब मैं चले जाता हूँ S3 के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है इसी हवाले से जो अभी आप बता रहे हैं। हम्म, ये आपने अभी जैसे सर्विसेज सर्च की और यहाँ पे एरर आया, तो हम जो असाइन करेंगे बस वही यहाँ पे शो होंगी, उसके बाद विदाउट एरर हाँ यूजर के बिल्कुल, पास। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से, बिल्कुल यही चीज़ है। अब देखें यहाँ पर क्या आ गया, S3 बकेट की भी मेरे पास परमिशन नहीं, मतलब कोई भी इस वक्त परमिशन नहीं है इस यूज़र के पास जो मैंने यहाँ से क्रिएट किया है रूट यूज़र से, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ऐड परमिशन पे, और यहाँ पे जाके मैं इस वक्त जो है ग्रुप परमिशन असाइन नहीं कर रहा, कि ग्रुप मैंने क्या बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का, तमाम चीज़ों का एक्सेस हो उस यूज़र के पास। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज पर, और मैं यहाँ जाके दे देता हूँ जस्ट S3, या फिर S3 भी छोड़ दें, यहाँ दे देते हैं, ये दिखाता हूँ DynamoDB। जितनी भी सर्विस है, किसी की भी आप जो भी सर्विस का एक्सेस देना चाहें वही उसको यूज़र को शो होंगी। ठीक है जी, फेल टू लिस्ट टेबल्स नॉट ऑथराइज्ड। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र को दे देता हूँ Amazon DynamoDB फुल एक्सेस। अब मैंने यहाँ से इस यूज़र को DynamoDB का एक्सेस दे दिया है। हाँ, अच्छा जी, यहाँ से ये अटैच हो गई पॉलिसी। अब हम आ जाते हैं अपने यूज़र के ऊपर, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें क्लियर है जी, नज़र आ रहा है सबको। ये बेसिकली मेरे पास रीजन्स हैं। अब इस रीजन के अंदर मेरे पास इतने सारे ये टेबल्स बने हुए DynamoDB के, उस रीजन के अंदर मेरे पास 2 टेबल बने हुए थे। ये रीजन्स क्या चीज़ हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली ये समझ लो कि अपना AWS के दुनिया भर के अंदर डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है। हर रीजन के अंदर उसके अपने डेटा सेंटर्स हैं, तो ये बेसिकली रीजन वाइज स्पेसिफाई होगा, US ईस्ट, US ओहायो, US वेस्ट, US वेस्ट 1 2, ये बेसिकली एज ही है अवेलेबिलिटी जोन्स। उस रीजन के अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन्स है, कितने डेटा सेंटर्स है एक रीजन के अंदर, तो उसको वो इस फॉर्मेट के अंदर मेंशन करता है 1 2 3, जिस तरीके से -1 -2 इस तरीके से। इस पे हम बात करते रहेंगे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। जैसे ये 3 आ गया, जो हमारे नियरेस्ट होगा हमारे इस रीजन में, हम उसी रीजन के अंदर जाकर अपने रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। अब मेरे क्लाइंट्स क्योंकि US के हैं, UK के हैं, तो मैं ज़्यादातर फिर US ईस्ट वगैरह प्रेफर करता हूँ। अच्छा जी, ये तो हम वक्त के साथ चीज़ें देखते रहेंगे। अब अभी जो डिस्कशन हो रही थी बेसिकली IAM यूज़र से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो अब आप ये देखें, इस PIIC जो यूज़र मैंने अभी क्रिएट किया था, उसको मैंने DynamoDB का एक्सेस दिया, तो ये DynamoDB को एक्सेस कर सकता है। अब मैं अगर आके वापस से S3 पे जाऊँ, तो S3
की परमिशन नहीं है इस यूजर को, तो S3 एक्सेस नहीं कर सकते हम। सर एक क्वेश्चन है हम्म सर, अगर एक रूट यूज़र ने दो डिफरेंट IAM यूज़र्स क्रिएट किए हैं तो हम्म एक IAM यूज़र दूसरे IAM यूज़र की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है? हाँ बिल्कुल, वो एक अलग तरीका है आइडेंटिटी और SSO के थ्रू, उस पे कर लेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बात, लेकिन कर सकता है। ठीक है, पॉलिसीज डिफाइन हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम वापस से आते हैं यहाँ पर। सर एक यूजर की तो अपनी होंगी ना सर, उसको हमने अलग असाइन की नहीं, होंगी, तो दूसरा यूजर कैसे ऐसा कर ही है, सकेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे इन्होंने सवाल किया, मैंने कहा पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिसीज कैसे डिफाइन होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक छोटा वाह, क्वेश्चन। हाँ जी हेलो कहिए। सर, एक मेरा सवाल है ये कि पिछली जो क्लास थी वो मैंने ली नहीं थी, कोई वो कब मसला तक? नहीं, ये पिछली क्लास ही किस चीज़ से चलती है। ठीक है, ओके सर, पिछली वाली क्लास कब तक जो है ना पोर्टल पर आ जाएगी? अब वो आ जाएगी, आज के ही दिन में आ जाएगी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। आगे सर एक क्वेश्चन है। यार, इतनी सारी चीजें आज कवर करनी है, सवाल करते रहोगे तो कैसे कवर करेंगे चीजें। सर से भी पूछना है सर, जो हम IAM यूजर बनाया उसको अगर फॉरेन एक्सेस करना चाहें तो सर वो अकाउंट आईडी मांग रहा है, तो सर वो क्या होगी? अकाउंट आईडी ही तो ये जो मैंने आपको IAM पे जाकर चेंज करके दिखाई थी, जो इलियास साहब किया था, ये बेसिकली अकाउंट आईडी होगी आपकी। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसको मैं एक दफा कर लेता हूँ, वेट अ सेकंड, साइन आउट करता हूँ यहाँ से। वैसे यही है। सर डेबिट कार्ड से हम बना सकते हैं तो? क्या करते हैं सर, यार माइक म्यूट कर लो सारे प्लीज। ये आ गई आपका अकाउंट आईडी। ठीक है, जिसका भी सवाल था अब ये देख लें। यार माइक म्यूट कर दो प्लीज, मैं वरना चले खुद ही कर देता हूँ। अबे अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, इस वक्त हमारे पास S3 पे जाता हूँ तो S3 का एक्सेस नहीं था, आई थिंक मैंने दिया हुआ नहीं है। लोडिंग बकेट्स क्या है जी, यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट्स। अब हम आते हैं वापस से अपने यूजर पे। यूजर पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड परमिशन में जाते हैं और अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज मैं बता चुका हूँ, बेसिकली आपकी प्री डिफाइंड परमिशंस हैं जो कि AWS मैनेज करता है। हम खुद भी मैनेज कर सकते हैं, जो कि कस्टमर मैनेज पॉलिसी कहलाती हैं, और एक होती है AWS मैनेज पॉलिसीज। तो ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं AWS मैनेज जो टाइप लगी हुई है, यहाँ पर टाइप नजर क्या आ रही है, ये जो पॉलिसीज हैं ये AWS की बनाई हुई पॉलिसीज हैं। तो अब मैं यहाँ पर जाके S3 फुल एक्सेस करता हूँ और इस यूजर को परमिशन देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकेंगे इंशाअल्लाह ताला, यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगी बकेट लिस्ट, ये देखें। ठीक है, ये सारी की सारी मेरी बकेट्स बनी हुई हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यूजर्स हमने देख लिया, रोल्स बेसिकली क्या है, रोल्स के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम चलते हैं पॉलिसीज के ऊपर। रोल्स बिल्कुल वैसे ही सिमिलर टू यूजर्स ही हैं, लेकिन हम अपने जो ये AWS की सर्विसेज हैं, हम अपनी सर्विसेज को किस तरीके से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। कि अगर मैं कहूँ जी एक सर्विस है EC2 और EC2 के अंदर से मैं चाह रहा हूँ S3 को एक्सेस करना, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक उसको परमिशन नहीं होगी। तो मैं रोल्स बनाकर अपने रिसोर्सेज को, अपने सर्विसेज को किस तरीके से परमिशन असाइन कर सकता हूँ, वो बेसिकली हम रोल्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। अभी हम आ जाते हैं पहले पॉलिसीज के ऊपर। पॉलिसीज हमने ये सारी देख ली हैं, जो अभी हमने यूजर्स पे और ग्रुप पे जो हमने पॉलिसीज अटैच की थी। सेम
क्रिएट पॉलिसी, कि हम अपनी पॉलिसीज खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत एक रिच टॉपिक है जो कि आप लोग प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पर आकर, ये देखें इस वक्त मेरे पास इस यूज़र को मैंने क्या एक्सेस दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ और यूज़र्स पे जाऊँ और PIIC पे आऊँ, तो यहाँ पर मैंने क्या एक्सेस दिया हुआ है जी, Amazon S3 फुल एक्सेस। अच्छा, किसी भी एक बंदे को जो है ना मैं अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ पर आकर, ताकि एक थोड़ा बहुत जो है ना कम्युनिकेशन होती रहे। तो फाहद जी अगर सर। अवेलेबल है, हाँ ठीक है, आवाज़ सही आ रही है ना फाहद? जी जी। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं यहाँ पर, अभी मैंने क्या एक्सेस दिया हुआ है, Amazon S3 फुल एक्सेस इस यूज़र को, PIIC को। तो यहाँ पर मैं कुछ भी, अगर मैं इस अपनी बकेट के अंदर जाना चाहूँ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट देखना चाहूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। ये बेसिकली क्या चीज़ है, S3 EC2 लैम्डा, जो मैं बार बार नाम दे रहा हूँ, ये आप लोगों को फिक्र नहीं करनी। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो परमिशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो आप परमिशन देखो कि इस वक्त की जो है इस यूज़र को परमिशन है S3, जो कि कंप्लीट एक्सेस है। इस S3 के अंदर जो जो काम हो सकता है वो ये यूज़र कर सकता है। अब मैं यहाँ से ये परमिशन वापस से इससे ले लेता हूँ S3। ठीक है जी। अब जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पे ये परमिशन नहीं आएगी डेफिनेटली। ठीक है, यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट्स। अब मैं क्या करने लगा हूँ, एक पॉलिसी क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर कुछ ऐसा कराते हैं। अबे भाई, ये बच्चों की तरह जो ना एनोटेशन, क्यों बच्चे, इस बात से बड़ा गुस्सा आता है। जाके पूरा मोमेंटम ब्रेक करके फिर डिसेबल करके आऊँ मैं एनोटेशन पार्टिसिपेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब करते क्या है, अब कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ से तमाम स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये बेसिकली सिर्फ एक S3 की बात नहीं है। यहाँ से आप बेसिकली जो है कर रहे ये होते हैं कि सारी की सारी अपनी परमिशंस असाइन कर रहे होते हैं। कि अगर मैं कहूँ जी ये एक मेरा यूजर है और मेरा एक जैसे कॉग्निटिव सर्विस है ऑथेंटिकेशन की, मैं कह रहा हूँ जी जब यूजर लॉग इन हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस हो S3 का, और S3 के अंदर भी स्पेसिफिक एक बकेट का एक्सेस हो, और बकेट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का एक्सेस हो। बात समझिएगा मेरी, जो बार बार मैं आप लोगों को यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये जो IAM है ना, ये छोटी सर्विस नहीं है, पूरा AWS अकाउंट यहीं से मैनेज होता है। तो इस पे आप लोगों ने पूरी कमांड लेनी है। अब मैंने वापस से ये जो फुल एक्सेस की परमिशन दी है वो वापस इसलिए दी है कि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस यूजर को लिस्ट पूरी शो हो, ये जो बकेट्स लिस्ट है ये पूरी शो हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो हैं या इसके अंदर की जो जो चीजें हैं, जैसे कि ये बकेट्स हैं मेरी, अब एक बकेट पे मैंने क्लिक किया ऐप कैटलॉग पे, तो इसके अंदर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी स्पेसिफिक बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स ये यूजर, ये PIIC के नाम से जो यूजर है ये एक्सेस कर सके, ना कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सके या देख सके। अब ये वाली पॉलिसी हम कैसे डिफाइन करें? पॉलिसी प्री डिफाइंड तो पॉलिसी हो नहीं सकती ये तो, क्योंकि अब मनपसंद बात आ गई ना कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि S3 के अंदर फला बकेट के अंदर फला ऑब्जेक्ट की परमिशन हो, तो वो तो AWS मुझे खुद बना के देगा नहीं, तो मुझे खुद क्रिएट करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, अच्छा फाद यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। सही है। अब हम आते हैं और यहाँ से आके फुल एक्सेस वापस से इस यूजर से ले लेते हैं। चलो सही है, खैर है, कोई मसला नहीं, ले लेते हैं यहीं से। अब मैं खोल लेता हूँ S3 अकाउंट, तो सेम ही है ना, क्योंकि उस यूजर के पास अब एक्सेस नहीं है S3 का, ये इस यूजर के बट PIIC के पास। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जी सिर्फ ऐप कैटलॉग बकेट का एक्सेस इस यूजर के पास हो, ये अंदर जाके लिस्ट पूरी आ जाए तमाम बकेट्स की, लेकिन ऑब्जेक्ट सिर्फ इस बकेट के नजर आए। अच्छा जी, तो
यानी कि सर रीड एक्सेस हम इसको तमाम बकेट्स का दे रहे हैं, लेकिन राइट एक्सेस सिर्फ एक बकेट का देंगे। नहीं, लिस्ट ऑब्जेक्ट ही जो है ना वहाँ पे शो नहीं होंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की ही परमिशन नहीं होगी, ठीक है। जो अंदर बकेट्स के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स है, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये वाले क्लिक करा अगर मैंने, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह सारे आ रहे हैं। अच्छा, पॉलिसीज पे आ गए हम। अच्छा, अब देखें तमाम स्टूडेंट्स, पॉलिसीज क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट यहाँ यूजर्स पे जाऊँ, इस यूजर पे जाऊँ PIIC पे, और यहाँ पर ऐड इनलाइन पॉलिसी, यहाँ आके मैं अपनी पॉलिसी डिफाइन कर दूँ। गौर से देखिएगा ये बात। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं पॉलिसीज पे जाऊँ और यहाँ आकर क्रिएट पॉलिसी करूँ। बात इन दोनों में डिफरेंस बताएं क्या है। सर एक तो आपको मतलब फ्रंट पे ही ऑप्शन मिल जाता है कि इनलाइन वाले के अंदर तो आप वहीं से ऐड कर सकते हैं ना, और ये पॉलिसीज जो है AWS मैनेज्ड हैं, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, या तो हम उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं या हम क्रिएट पॉलिसी के थ्रू कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब काम लेकिन दोनों ही हाँ, सेम है, तरीके डिफरेंट है। ठीक है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एक पॉलिसी तो क्रिएट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, सेम वही पॉलिसी है। और एक तरीका है कि मैं यहाँ से जाकर क्रिएट कर लूँ। रिकमेंडेड वे जो है वो क्या है, यहाँ से आप आके पॉलिसीज के अंदर आकर क्रिएट पॉलिसी करें। यूजर्स के अंदर जाके अगर आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो वो इनलाइन पॉलिसी होगी, वो दूसरे यूजर्स के लिए कभी अगर आप चाह रहे हैं वही पॉलिसी अटैच करना तो नहीं अवेलेबल होगी। सही। गॉट इट? ठीक ठीक। ये ऐड इनलाइन पॉलिसी है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। आप लोगों ने CSS HTML पढ़ी थी? जी सर, ये सिर्फ इसी यूजर के लिए होगी, कोई और यूजर यूज नहीं कर हाँ, सकता। ये बिल्कुल इसी लेकिन तरीके से कि अगर हम अगर हम एक्सटर्नल CSS फाइल बना दें ठीक तो वो हमारे मल्टीपल HTML पेजेस के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनलाइन HTML के पेज के अंदर ही CSS यूज करें तो वो दूसरे HTML पेजेस के अंदर यूज नहीं हो सकती। ऐसा ही है? जी सर। एग्जैक्टली ये वही चीज है। तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई? यस नो में रिस्पॉन्ड करते हैं मुझे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ और इस वक्त इनलाइन पॉलिसी ही बना के दिखा देता हूँ। S3 हमारी सर्विस क्या है? अच्छा, यहाँ पर अब आपको जो है ये देखना शुरू करें आप। एक तरीका तो ये है कि आप इनका एडिटर यूज कर लें, दूसरा तरीका ये है कि आप जेसन लिखना शुरू कर दें। यहाँ जेसन में आके आप अपनी जो भी सर्विस भी आपकी पॉलिसीज है उसको आप डिफाइन करना शुरू कर दें। और एक तरीका है विजुअल एडिटर। तो विजुअल एडिटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस आपने यूज करनी है AWS की। अब हम क्या यूज करने जा रहे हैं? आज इस वक्त क्या यूज करने जा रहे हैं हम? S3। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, S3। नेक्स्ट एक्शंस कि क्या एक्शन आपने अलाउ करने हैं इस यूजर के लिए। तो मैं ये कह देता हूं ऑल S3 एक्शन, लिस्ट, रीड, टैगिंग, राइट, परमिशन, सारी चीजें। अभी बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में जो ना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, इस यूजर को कोई भी API कॉल हो इस यूजर से, जो ये अपना ये यूजर PIIC के नाम से है, S3 की कोई भी API कॉल हो वो एक्सेस कर सके। एक चीज एक्शंस के अंदर ये डिफाइन कर दी। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, रिसोर्सेस। ये क्या चीज है, रिसोर्सेस। के अब यहां पर आकर रिसोर्सेस के अंदर हम बता सकते हैं कि जी आपने कौन सी रिसोर्सेस एक्सेस कर सकें, कौन सी रिसोर्स एक्सेस ना कर सकें। ये जो रिसोर्सेज की बात हो रही है ये स्पेसिफिक S3 की रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर। फाद, ये बात क्लियर है? सर S3 में तो सिर्फ एक बकेट होती है ना नॉर्मली, नहीं नहीं और नहीं, क्या रिसोर्स हो S3 के सकती अंदर है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बकेट होती है, एक्सेस पॉइंट होता है, जॉब होती है, स्टोरेज कॉन्फ़िग होती है। ये सारी चीजें जब S3 का टॉपिक पे हम जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी ठीक सिर्फ है। IAM से रिलेटेड जो है ना परमिशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब जो है हमने यहाँ पे क्या किया जी, स्पेसिफिक रिसोर्स, ऑल रिसोर्स। मैंने कहा स्पेसिफिक रिसोर्स के अंदर ARN क्या है, Amazon रिसोर्स नेम। मैंने कहा जी बकेट नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ जो अभी हम बात कर रहे थे। लेट सपोज ये दे देते हैं ऐप फंक्शन कोड रेपोजिटरी।
ठीक है। बकेट नेम हमने ले दिया जी। एनी कर देते तो तमाम हो जाते, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक बकेट नेम दे दिया है और मैंने यहाँ पे कर दी ऐड। ठीक है जी, इसको हम करते हैं रिव्यू पॉलिसी और यहाँ पे पॉलिसी बना लेते हैं S3 प्रिविलेज। ठीक है, ये मेरा नाम रख दिया इस पॉलिसी को और कर देते हैं क्रिएट पॉलिसी। अब क्या है जी, यहाँ पर इस यूजर को PIIC को मैंने S3 की जो मैंने खुद इनलाइन पॉलिसी क्रिएट की है वो मैंने यहाँ पर शो कर दी, ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। इस तो मेरे पास सारी लिस्ट आ गई और बकेट के अंदर अब चेक करें आप लोग। फहद आपको नजर आ रही है इसमें कोई चीज जी सर। डिफरेंस नजर आ रहा है? सर सिर्फ एक ही को हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, बाकी सब पे एरर आ रहे हैं। एक्सेस के कॉलम के नीचे एरर। एक्सेस के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट्स कैन बी पब्लिक। और ये वो कौन सी मेरी बकेट है जिसका एक्सेस दिया था हमने। इसका मैंने एक्सेस दिया था। अब मैं यहाँ अंदर आता हूँ, ये देखें आप। अब मैं दूसरे में अगर जाऊं, ये देखें, ठीक है। इस पे हम डिटेल में नहीं जा रहे। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है IAM, कि आप यूजर को क्या पॉलिसीज, क्या परमिशन डिफाइन करना चाहते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं कि स्पेसिफिक एक बकेट के अंदर की एक ऑब्जेक्ट एक्सेस हो, या सिर्फ और सिर्फ एक्सेस पॉइंट एक्सेस हो, या सिर्फ मैनेजमेंट एक्सेस हो, या सिर्फ मैट्रिक्स एक्सेस हो। गॉट इट? इसी तरीके से डायनामो DB के अंदर आप कोई परमिशन सेट करना चाहते हैं, इसी तरीके से आप लैम्डा में कोई परमिशन सेट करना चाहते हैं, EC2 में कोई परमिशन सेट करना चाहते हैं, कॉग्निटो की कोई परमिशन सेट करना चाहते हैं, वो सारी की सारी मैनेजमेंट आपकी यहाँ से होगी। अब मैं अगर आपको जाके यहाँ से इसी पॉलिसी के अंदर जेसन दिखाऊं तो ये जेसन है इसकी। यहाँ पर क्या हुआ है ये देखें, इफेक्ट अलाउ एक्शन के कौन सी API एक्शन परफॉर्म होंगे रिसोर्सेज ऑल के ऊपर। अब जितनी भी ये आपको इस जगह पर बकेट्स नजर आ रही हैं, जितनी भी बकेट्स नजर आ रही हैं, इन तमाम बकेट्स में से ये चीजें मैं एक्सेस कर सकता हूं। और दूसरी परमिशन क्या है कि इस रिसोर्स के ऊपर ये जो ऐप फंक्शन कोड रेपोजिटरी है, इसके अंदर तमाम S3 के आगे क्या है? एस्ट्रिक, मतलब इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एक परमिशन नहीं है, जैसे लिस्ट एक्सेस पॉइंट या लिस्ट जॉब या गेट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? ऑल, कि इस रेपोजिटरी के अंदर, इस बेसिकली बकेट के अंदर जितनी भी अवेलेबिलिटीज हैं रिसोर्सेज की, वो तमाम अलाउ करते हैं। सर Got हमने it? क्योंकि एक ही बकेट सेलेक्ट कीजिए तो रिसोर्स क्या एग्जैक्टली के आर एन आ रहे, वरना यहाँ पे भी स्टार आ रहा होता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लियर हो गई जी ये चीज? ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास रोल्स हैं। रोल्स के अंदर भी परमिशंस बनती हैं हमारी। हम यहाँ पर आकर अपनी किसी स्पेसिफिक सर्विस को अगर कोई स्पेसिफिक परमिशन देना चाह रहे हैं, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ EC2 से एक्सेस हो लैम्डा, या लैम्डा से एक्सेस हो कॉग्निटो, तो मैं यहाँ पे आके रोल क्रिएट कर दूंगा और जब वो अपनी सर्विस पे जाऊंगा जैसे कि EC2 के ऊपर, तो वहां पे जाके ये रोल को अटैच करवा दूंगा। तो उस EC2 की सर्विस के अंदर लैम्डा का भी एक्सेस होगा, या फिर लैम्डा के लिए अगर रोल बनाया है कि लैम्डा से कॉग्निटो गेट हो सके, मतलब एक्सेस हो सके, तो इस रोल को वहां पे कॉल कर लूंगा। अब थ्योरी जो है ना रोल्स की ये है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसका हम वेट करेंगे। जैसे हम किसी और सर्विस पे मूव होंगे, EC2 पे, लैम्डा पे, डायनामोडी पे, फिर मैं आपको फर्दर रोल्स का बताऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस नो में रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। सर रोल सोर्स रिसोर्स के लिए क्रिएट होता है या डेस्टिनेशन रिसोर्स के लिए? फॉर एग्जांपल अगर हम EC2 से S3 को एक्सेस करना चाहते हैं तो S3 इसके अंदर डेस्टिनेशन रिसोर्स हुआ, तो नहीं, रोल हमारी जो यहाँ पे बनेगा हम वो EC2 को एक्सेस, EC2 के लिए रोल बनाएंगे वो EC2 से अगर हाँ रिसोर्स के लिए जो हमारे ओरिजिन होगा। ठीक ठीक। ठीक है,
अच्छा, अब हम आगे आते हैं। सुफियान खान कह रहे हैं व्हाट इज EC2 S3 EC2 वगैरह आज ही कवर करना है इंशाल्लाह ताला, तो हम उस पर भी जल्दी से मूव होने लगे थोड़ी देर में। अच्छा, आइडेंटिटी प्रोवाइडर के ऊपर जिस तरीके से हमारे पास गिटहब लॉगिन, गूगल लॉगिन हम कर रहे होते हैं किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस देने के लिए, इस तरीके से हम आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के थ्रू भी अब साइन इन करवा सकते हैं। इसके ऊपर भी हम तब आएंगे जब हमारे पास एप्लीकेशन हम कोई बनाने के लिए उस पर जाएंगे। अभी मुझे ये बताएं तमाम स्टूडेंट्स के जिन जिन का अकाउंट बने हुए हैं, साइन अप किया हुआ है AWS के ऊपर, उन्होंने अपने अपने यूजर्स क्रिएट कर लिए स्पेसिफिक परमिशंस के साथ? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो आज जिन्होंने ज्वाइन किए ना क्लास, उनके लिए कि साइन अप आप लोगों ने किया, तो हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे ये चीज। आप लोग कोशिश करिएगा कि एक अपना बजट सेट करते हैं लाजमी। बजट से फायदा ये होता है कि अगर सो भी रहे ना तो ईमेल आ जाती है और आपको एक जो ना नोटिफिकेशन मिल जाती है कि जी अब आप जाके देखें क्या सर्विस आपकी यूज हो रही है। तो क्रिएट बजट पे जाकर कॉस्ट बजट, सेट योर बजट पे क्लिक करें। जो भी आपका बजट नेम आपने रखना है, लेट सपोज PIIC कर देते हैं इसको। पीरियड मंथली सेट करना चाह रहे हैं ये बजट, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं। हम कर लेते हैं जी मंथली। अच्छा, रिकरिंग बजट है कि ये हमारे पास हमेशा हर मंथ जो है वापस से सेट होता रहे। इसकी एक्सपायरिंग हम कोई नहीं रख रहे, हम रिकरिंग कर रहे हैं इसको। स्टार्ट मंथ हमारा जनवरी 2021 से है, फिक्स अमाउंट के ऊपर ही करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आप डाल दें जी बजट अमाउंट। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर बजट अमाउंट, लेट्स सपोज $20। ठीक है जी। ये सारी की सारी बेसिकली वो फोरकास्ट कर रहा है हमारे जितने मेरी जो पिछले महीने के जो अमाउंट थे, जो बिल थे, उसको यहाँ से आप कर दें ये कॉन्फ़िगर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या है? बेसिकली हम सेट कर देंगे थ्रेशोल्ड क्या है, कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो इतने % पे पहुंचे तो मुझे आप नोटिफिकेशन सेंड कर देना। लेट सपोज मैंने $20 रखा है, तो मैं कहता हूँ जी 50%। जैसे ही मेरे टोटल बजट, जो भी मेरा टोटल बजट है जैसे कि $20, उसके 50% भी अगर यूज हो, कंज्यूम हो मेरे इस अकाउंट में, तो मुझे आप ईमेल सेंड कर देना। तो यहाँ पर अब मैं ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ, दानियाल नागोरी 123@yahoo.com। ठीक है, यहाँ से कंफर्म बजट करूंगा तो सेट हो जाएगा। एक चीज नई जो लेकर आया है आपका अमेजोन, वो ये है ऐड अ बजट एक्शन। बजट एक्शन जो है ना, ये बड़ी नई सर्विस है इसकी, AWS बजट एक्शन। मैंने ये कुछ टाइम पहले ही देखी थी और ये मेरे ख्याल से ना इतनी पुरानी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ था ये सर्विस कितने टाइम पुरानी है, मेरे ख्याल से ये नवंबर दिसंबर में जो ना इंट्रोड्यूस करवाई है। खैर, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ लेकर आए। क्या चीज़ है बताता हूँ। अब आपके पास लेट सपोज आपका अमाउंट टोटल क्या है $20, आपने थ्रेशोल्ड सेट कर दिया 50% पे कि $10 के ऊपर ये काम करा देना। क्या काम करवा देना? ईमेल सेंड करा देना। अब आप चाह रहे हैं जी साथ साथ जो है कुछ ये भी कर देना कि मेरा अमेजोन EC2 इंस्टेंस चल रहा है। EC2 इंस्टेंस क्या है ये नहीं सोचें, ये समझें कि कोई सर्विस आपकी अमेजोन के अंदर ऐसे S3 बकेट आपकी एक बनी हुई है, या S3 या EC2 का एक इंस्टेंस बना हुआ है। अब मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा जी कि जब स्पेसिफिक ये थ्रेशोल्ड मैट हो तो आप क्या करना, जाकर बेसिकली यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है, ये सारी की सारी IAM परमिशन आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास आई थिंक कोई वो नहीं बना हुआ। यहाँ से मैं देख ये रहा EC2, ये चेक करें आप कि जैसे ही 50% थ्रेशोल्ड ट्रिगर हो, आप जाके Amazon EC2 इंस्टेंस स्टॉप कर देना। समझ में आ रही है बात? कि अब मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर सकता हूँ, मेरे जितने भी लेट सपोज मेरे 50 इंस्टेंस चल रहे हैं, अब मैंने कहा यार ये 50 इंस्टेंस अगर $10 क्रॉस हो जाए अमाउंट,
तो जाके आप स्टॉप कर देना, या फिर स्टार्ट कर देना, या आरडीएस को स्टॉप कर देना, वॉट एवर जो भी आप, या आईएम से जाके कोई आपने क्रिएट पॉलिसी की हुई है और वहां से जाके आप कोई काम करवाना चाह रहे हो तो वो आईएम से भी आप ये सारे के सारे रोल्स और पॉलिसीज को ट्रिगर करवा सकते हो। तो बड़ी अच्छी सर्विस लेकर आए हैं ये बजट एक्शन। सर सिर्फ यही 2 सर्विसेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, मतलब अगर यार अभी तक तो मैंने यही 2 देखी हैं वैसे। ठीक। अच्छा मैं आपको सही बताऊं अपना फहद, सवाल अच्छा है आपका। अब मैं ये कोशिश करूंगा, मुझे लगता है ये कि ये 2 चीजें जो ना इन्होंने डेस्कटॉप पे शो करवा दी हैं। आई थिंक आईएम के थ्रू जो है ना वो मैं कुछ भी काम करवा सकता हूँ। अगर आईएम में जाके पॉलिसी डिफाइन कर दूं कि जी ये चीज ट्रिगर कर देना अगर ऐसा हो, या फिर कोई लैम्डा अपना सेटअप करवा दूं कि जी बजट यहाँ पहुंचे तो लैम्डा से मैंने कह दिया जी मेरा जाके कॉग्निटो को आप डिलीट कर देना और मैं वो लैम्डा को यहाँ से एक्सेस दे दूं। ये वाला काम करवाया नहीं है, लेकिन ये मैं देखूंगा करके। मतलब जर्नल थ्योरी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे बेसिकली बजटिंग किस तरीके से आप करवा सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? ओके अच्छा यहाँ से हम आते हैं कंफर्म बजट करते हैं। ठीक है ये रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पर आप सारी चीजें। हाँ जी सब सही है, सब सेट है। और क्रिएट। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया अभी पीछे, वो ये था कि जो बजट एक्शन मैंने आपको दिखाया ना वो ओनली अवेलेबल है मंथली, एनुअली एंड क्वार्टरली बजट्स के लिए। वो डेली बेसिस वाले के लिए आपके पास सर्विस अवेलेबल नहीं है बजट एक्शन वाली। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ये जो मैंने अभी बात जी कही जी है। जी सर, जी सर। मतलब ठीक है। मिनिमम टाइम हम 1 महीना ही रख सकते हैं या 1 क्वार्टर रख सकते हैं, 1 हाँ दिन के बिल्कुल। लिए नहीं? अगर आप डेली बेसिस पे रखोगे तो वो आपको डेली बेसिस की बजटिंग तो करके ईमेल कर देगा, लेकिन बजट एक्शन जो होते हैं ना अभी जो मैंने आपको दिखाया कि सही। EC2 सर्विस को आप स्टॉप कर देना है, स्टार्ट कर देना है, आरडीएस को, वो आप नहीं काम करवा पाओगे डेली बेसिस ठीक वाले पे। ठीक 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 है। ठीक है। अच्छा यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? यस रिस्पॉन्ड कर दें यार प्लीज। ठीक हो गया जी। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम मजीद थोड़ा सा। अब हम क्या देखते हैं, हमने आईएम को तो देख लिया और आईएम बहुत रिच सर्विस है। जेसन से किस तरीके से लिखते हैं वो मैं विजुअल एडिटर पे आप लोगों को सिर्फ इसलिए भी रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट नहीं बने हुए और जिनके बने हुए तो दोनों को लेके साथ चल रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना हो किसी को भी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके भी अभी भी जो ना मैंने आईएम आपको नहीं पढ़ाया, वो मैं वक्त के साथ साथ आप लोगों को जैसे सर्विसेज यूज करता रहूंगा AWS की, वैसे वैसे जाकर पॉलिसीज क्रिएट कर करके आप लोगों को दिखाता रहूंगा। तो आईएम अभी हमने इतना तो पढ़ लिया कि किस तरीके से हम पॉलिसीज क्रिएट करते हैं और पॉलिसीज क्या काम करती हैं, किस तरीके से हम रोल्स असाइन करते हैं मल्टीपल रिसोर्सेज के दरमियान, और किस तरीके से हम यूजर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं और ग्रुप को किस तरीके से यूजर से बाइंड करते हैं। सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम आ जाते हैं AWS की एक और सर्विस है जो कि मोस्ट कॉमन सर्विस है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली, और मेरे ख्याल से सबसे पहली जो सर्विसेज थी AWS की शुरू की उनमें से एक सर्विस है EC2। फहद EC2 के बारे में कुछ बताना चाहोगे अगर थोड़ा बहुत पता है सर तो? जी ये कंप्यूट की सर्विस है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई सर्वर चाहिए और उस पर कोई चीज़ डिप्लॉय करनी है तो EC2 इंस्टेंस जो है हमें एक तरह का वो सारी चीज़ें देता है जो कि एक सर्वर के लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, फिर इसके अलावा उसके ऊपर क्या OS हमको इंस्टॉल करना है उसका ऑप्शन देता है, फिर हम उसके ऊपर कोई हार्ड डिस्क जिस तरह नॉर्मल सर्वर में लगाते हैं तो हम स्टोरेज उसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसकी रैम वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर हमको लगाना है तो एक तरह से बस सर्वर ही है लेकिन वो क्लाउड के ऊपर होगा। बिल्कुल एक वर्चुअल मशीन है, बहुत सिंपल अल्फाज में बिल्कुल बिल्कुल। पूरी की पूरी एक वर्चुअल मशीन है। जैसे कि मेरे पास या आपके पास इस वक्त जो आप कंप्यूटर पर बैठे हुए हो, लैपटॉप आपके सामने होगा, डेस्कटॉप आपके सामने होगा, जो भी है, ये जो डेस्कटॉप है ये अभी आपके पास फिजिकली आपके हाथ में है, आप देख रहे हो आपके सामने। यही मशीन वर्चुअली आपको Amazon प्रोवाइड करता है, जिसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि वो तमाम चीजें जो आपके फिजिकल मशीन में वो सारी की सारी चीजें आपको Amazon उस मशीन के अंदर प्रोवाइड कर देगा। आपकी एक मशीन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए,
EC2 के अंदर आप अपना OS सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने लिनक्स यूज करनी है, आपने विंडोज यूज करनी है, आपने विंडोज सर्वर यूज करना है, आपने एंड सो ऑन, जो भी आपने OS यूज करना है, जिसको Amazon नाम देता है AMI का, Amazon मशीन इंस्टेंस। मशीन अच्छा, इमेज। इस मशीन इमेज Amazon मशीन इमेज। अच्छा, इसी तरीके से आपकी अपना मशीन के अंदर, आपके फिजिकल सिस्टम के अंदर रैम होती है। आप वहां पर जाके EC2 पे सेलेक्ट कर सकते हो कितनी आपको रैम नेसेसरी है, जो भी आप काम कराना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आपकी मशीन के अंदर एक स्टोरेज होती है, जिसको हार्ड ड्राइव या SSD आपको Amazon वो प्रोवाइड करता है EC2 में। जो जो चीज़ें आपकी फिजिकल मशीन में, वो सारी चीज़ें बेसिकली आपको सारी की सारी EC2 के अंदर मिल रही होती हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही है कि यूजर को अब टेंशन नहीं लेने के, क्योंकि वो स्केलेबल सर्विस है। EC2 एक स्केलेबल सर्विस है। अगर आपको लग रहा है कि जी इस वक्त जो है मेरा CPU जो है उसके अगर आपने कोर इंक्रीज करने, तो आप वो भी जाके EC2 में एडिट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है जी रैम कम है, तो आप रैम बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से आपको लग रहा है स्टोरेज कम है, तो स्टोरेज बढ़ा सकते हो। और इसके जो प्राइसिंग मॉडल हैं EC2 के, वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जिसमें से एक आपके पास क्या है, ऑन डिमांड, कि जो जितना आप यूज करोगे उस हिसाब से बिलिंग होगी। फिर दूसरा एक आता है रिजर्व। रिजर्व में क्या होता है? रिजर्व में ये होता है कि आपने अमेजोन को बता दिया कि जी मेरे पास मैं इतनी मुझे मेमोरी चाहिए, इतनी स्टोरेज चाहिए, और इतना मैं कंज्यूम करूंगा। तो वो बेसिकली 1 साल का, 3 साल का आपको इंस्टेंस रिजर्व में दे देते हैं, और उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं कि जो आप ऑन डिमांड यूज़ करोगे उससे हद से ज़्यादा कम बजट के अंदर आपके पास इंस्टेंस आ जाएगा। तीसरा होता है स्पॉट। अच्छा, ये जर्नल थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा है जो थोड़ा सा पता है मुझे वो आप लोगों से शेयर कर लूँ। फिर एक स्पॉट है। स्पॉट में बिडिंग होती है कि मैंने जी इंस्टेंस ये लेना है, ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो वहाँ पर आपने एक अपना बजट बता दिया, और वो आपने एक बिड मतलब दे दी, $10, $20, $100, वॉट। उससे कम अगर दूसरों की बिड होगी, तो वो आपको एलोकेट कर देंगे। जब वो उससे ऊपर की बिड आएगी, तो फिर वो आपका इंस्टेंस स्टॉप कर देंगे। तो ये बेसिकली प्राइसिंग मॉडल है EC2 का। अब हम आते हैं अपने EC2 के ऊपर, यहाँ से। अच्छा, इंस्टेंसेस पे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये एक इंस्टेंस मेरा स्टॉप है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखें, बेसिकली जैसे अभी अपना फाद ने भी एक्सप्लेन किया EC2 के बारे में। अगर मेरे, अब मैं आपको जो ना इसको थोड़ा सा एक काम ये करते हैं, एक एप्लीकेशन अगर मैंने बिल्ड की है अपनी मशीन के ऊपर, फाद उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ उस एप्लीकेशन को? सर अगर तो वो एक सिंपल वेबसाइट है जिसके अंदर समझे index.html का पेज है, तो वो हम S3 बकेट के ऊपर रख के और उसका जो लिंक है वो उससे भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। वरना अगर आप EC2 का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो फिर उसमें रखना पड़ेगा। और उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ? EC2 इंस्टेंस, हाँ बिल्कुल, जब वो आप क्रिएट करते हैं तो आपको एक एंड पॉइंट दे देता है उसका, उससे वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो एक काम ये करते हैं कि ताकि तमाम स्टूडेंट्स को समझ में भी आ जाए, बहुत आसान तरीके से जो है, एक एप्लीकेशन जो है, कोई भी रिएक्ट आपने पढ़ी हुई है, रिएक्ट की कोई एप्लीकेशन को जो है EC2 पे रख के चला के देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल इस तरीके से है, और मैं इसी तरीके से लेके चल रहा हूँ कि आपके पास एक फिजिकल मशीन है, उस पर आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड की, तो आप उसको किस तरीके से एक्सेस कर रहे होते हो? वो सर्वर पे आपके चल रही है, जैसे npm स्टार्ट किया आपने, तो वो लोकल होस्ट और जो भी उसका पोर्ट है उससे आप एक्सेस करके एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हो। अफाद ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर वही अपनी एक एप्लीकेशन को EC2 मशीन, जो मेरी वर्चुअल मशीन है, उसमें रखकर npm स्टार्ट करके जो उसका पब्लिक IP है उसके थ्रू एक्सेस करके चला के देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक। अच्छा जी। यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पे? ठीक है, यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। ये आ गए जी अमेजोन इमेज मशीन इमेजेस सारी की सारी हमारे पास। हम क्या यूज़ करते हैं इस वक्त? हम यूज़ कर लेते हैं अमेजोन लिनक्स 2 AMI, SSD, वॉल्यूम टाइप, सारी की सारी चीज़ें इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमें
प्रोवाइड कर दी है। सेलेक्ट किया मैंने 62 बिट 64 बिट। ये देखें जो अभी मैं बता रहा था, जो आपकी सारी चीज़ें फिजिकल मशीन में होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। vCPU, मेमोरी, इंस्टेंस स्टोरेज, EBS एंड सो ऑन। अब देखें आप, ये जो है ना बेसिकली सारी की सारी इंस्टेंस टाइप हैं। अब गौर से समझिएगा, ये बात तो सुनिएगा, इसमें जाके कुछ भी नहीं करना आपने, सीधा जाके यहाँ से जो है ना नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल पे क्लिक करना है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने किसी और पे क्लिक कर दिया ना तो बाकी सारे के सारे जो है चार्ज करेंगे, जितनी भी इंस्टेंस टाइप है सारी की सारी चार्ज करेंगे। T2 माइक्रो जो है ये बेसिकली फ्री टियर एलिजिबल है, ये फ्री में आपके पास चलेगी T2 माइक्रो। बाकी जो है आपके पास चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है उसी को सेलेक्ट रहने दिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ें आ गई, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कि कितने इंस्टेंस आप चलाना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी एक इंस्टेंस चलाना चाह रहा हूँ। ये नेटवर्क क्या चीज़ है, सबनेट क्या चीज़ है, ये हम आगे चल के देखते हैं। पब्लिक आईपी, जैसा अभी मैंने कहा कि जी यहाँ पे क्या है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी के ये खुद से ऑटो असाइन कर देगा पब्लिक आईपी आपके लिए, जिससे आप एक्सेस कर सकेंगे इस इंस्टेंस को। नेटवर्क क्या है, अगर मेरे लोकल फिजिकल सिस्टम जो मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास क्या होती है, एंटीवायरस होता है, फायरवॉल होती है बेसिकली हर ओएस के अंदर। तो यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कि उस नेटवर्क को सिक्योर कर रहा होता है। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके, हाँ ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आ गई, IAM रोल। अभी फास्ट मैं आप लोगों को बता रहा था वहाँ पर कि रोल आप क्रिएट कर लो और फिर अपना रोल को असाइन करवा दो जी सर। अपनी सर्विसेज में। तो वो इस तरीके से, यहाँ से अगर मैं वहाँ से आके कोई रोल क्रिएट करूँ, मैं बोलूँ जी इसको लैम्बडा का एक्सेस दे दो या इसको कॉग्निटो का एक्सेस दे दो, तो यहाँ से मैं उसको रोल को असाइन करवा सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना वक्त के साथ साथ मैं आपको कर करके भी दिखाता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं VPC जब बनाऊंगा ना तो VPC में आपको ये नेटवर्किंग और सबनेट, ये जो है ना इस पे दिमाग खुल जाएगा कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। अभी तो क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमें जो है नेटवर्क और सबनेट क्रिएट करके दे देता है अमेजोन, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप अपना खुद भी एक VPC क्रिएट कर सकते हैं। डिटेल में नहीं जा रहा मैं कि वो एक बेसिकली आइसोलेटेड नेटवर्क आपको प्रोवाइड हो जाता है, ये बेसिकली आइसोलेटेड नेटवर्क में अभी रन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये तो वो आगे CPU ऑप्शन, शटडाउन बिहेवियर वगैरह सारे। इसके अंदर ये चीज़ एक अच्छी चीज़ समझने की है एडवांस डिटेल्स के अंदर, यूज़र डेटा। यूज़र डेटा क्या चीज़ है, कुछ फात पता है? नहीं सर। अच्छा, आइडिया किसी नहीं है। और को पता है थोड़ा सा यूज़र डेटा के बारे में? हफीज़ गांची कह रहे हैं जी पता है, बिल्कुल ठीक है। हफीज़ आ जाओ, मैं आपको जो है अपना हैंड रेस करना है यार हफीज़ आप। मुझे नजर नहीं आ रहा है अभी आप। हाँ अब आ गया। आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा आवाज़ अब सही है? बेहतर है, बेहतर है। सर अब तो बिल्कुल सही है। बेहतर है। सर बेसिकली हमारे पास, एक मिनट सर, हमारी स्क्रीन चली गई है सेट करने के। सर यूज़र डेटा बेसिकली करता है ये कि हम जब कोई भी मशीन या कोई सर्वर हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं तो कुछ हम सेट ऑफ कमांड दे देते हैं कि भाई आप स्टार्ट करते वक्त ना ये कमांड स्टार्ट चला दें, बूट स्ट्रैपिंग के यानी वक्त। कि हाँ, यानी कि मिसाल के तौर पर हम कोई रिएक्ट एप्लीकेशन अपने सर्वर पर चलाना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमें नोड इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, रिएक्ट ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए और कुछ बॉयलर यानी कि कुछ और पैकेजेस है जो प्री इंस्टॉल होने चाहिए, तभी हम रन कर सकते हैं। तो हम आप यहाँ पर इसका पहले से एक्सपीरियंस बता यार, देते मुझे हैं। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओ। सर हम जी सर हम अभी मतलब डेवऑप्स की एक जगह इंटर्नशिप कर रहे हैं और उससे पहले भी सर हमने ना कोर्सेरा से कोर्सेज करे थे AWS के, लेकिन उसके हैंड्स ऑन नहीं हो पाए थे, क्या नाम है, डेबिट कार्ड और इन सब की वजह से। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 2 मच। से 3 सर्वरलेस और
बेसिक कोर्स कर रहे थे हमने। माशाल्लाह जबरदस्त। बिल्कुल हफीज ने जैसे कहा जब मैं इसको बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ, जब मैं इसको इस मशीन को अपना लॉन्च कर रहा हूँ, उस वक्त अगर मैं कोई स्क्रिप्ट रन करना चाहता हूँ, मैं अगर कोई अपनी फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं अगर कोई, जैसे इन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है, जैसे मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले एक टास्क आया था, वो टास्क ये था कि जी सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं। ऑटोमेट का मतलब ये था कि एक स्क्रिप्ट रन हो, वो स्क्रिप्ट क्या करे, EC2 का इंस्टेंस ही बना दे, EC2 का इंस्टेंस बनाने के बाद उसके अंदर Node.js भी इंस्टॉल कर दे, उसके अंदर गिट भी इंस्टॉल कर दे, और एट द एंड बेसिकली जो टारगेट था वो ये था कि उस स्क्रिप्ट से जो है एक एप्लीकेशन थी वो जो है रन हो जाए। बस मैं जाऊं, मुझे लिंक मिले टर्मिनल के ऊपर ही, जब मैं वो स्क्रिप्ट को रन करूं, मुझे वो टर्मिनल पर लिंक मिले, मैं यहाँ पे जाके लिंक पेस्ट करूं और मेरी एप्लीकेशन जो है बेसिकली उस टर्मिनल के अंदर चल रही होगी, तो मुझे वो एक्सेसिबल हो जाए इस जगह पर अपने ब्राउजर के ऊपर उस लिंक के थ्रू। तो अब आप थोड़ा सा सोचना अगर शुरू करें, जैसे हफीज अभी लाइन पर है मेरे साथ और अपना फहाद हैं, तो फहाद अब सोचना शुरू करो थोड़ा सा, और तमाम स्टूडेंट्स, कि अगर मुझे ये टास्क अचीव करना है कि इस वक्त ना कोई इंस्टेंस है, मैं वो स्क्रिप्ट को रन करूं और मुझे एक लिंक मिले, और लिंक मैं यहाँ पे ब्राउजर पे लिखूं, एंटर करूं, मुझे वो एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाए। तो इसके लिए मुझे डेफिनेटली उस इंस्टेंस के अंदर नोड भी चाहिए, अगर वो रिएक्ट की एप्लीकेशन है लेट्स सपोज, क्योंकि नोड इसलिए चाहिए कि मुझे आगे जाके उसके अंदर उस इंस्टेंस के अंदर गिट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो एप्लीकेशन उठानी है ना, वो इंस्टेंस पे तो ऑलरेडी कहीं पड़ी हुई नहीं है, किसी ना किसी जगह से मैं उठाऊंगा। लेट्स सपोज वो गिटहब पे पड़ी हुई है, तो मुझे गिट इंस्टॉल करना है, गिट फिर क्लोन करना है, फिर उस एप्लीकेशन के अंदर उस फोल्डर के अंदर जाके npm इंस्टॉल भी करना है, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर उसको npm स्टार्ट भी करना है। हाफिज ऐसा ही है? जी सर बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सारे काम मैं यहाँ से करवा सकता हूँ, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है ना बेसिकली वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। ये वाला काम हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में करके देख लेंगे, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन थ्योरी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यूजर डेटा क्या काम करता है। ठीक है जी, अब मैं इसको जाता हूँ ऐड स्टोरेज पे। ये वही जो मैंने बताया, जो आपकी फिजिकल मशीन में जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, अमेजोन भी, EC2 भी। आप यहाँ पे साइज बता सकते हैं, वॉल्यूम टाइप बता सकते हैं, ये जैसे इन्होंने यहाँ पे SSD आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, वॉल्यूम टाइप रूट है, सारी चीज़ें आ गई। ऐड टैग्स में टैग्स ऐड कर सकता हूँ मैं, जो भी मैं टैग ऐड करना चाहूँ वो मैं यहाँ पे अमेजोन ऐड टैग्स के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ, जो कि इसको भी ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज़ आ गई, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या हो रहा होता है, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आपके फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आप अगर डिफाइन करना चाहें कि यार फला जगह से कोई अगर रिक्वेस्ट आए तो एक्सेस डिनाइड कर देना, फला जगह से अगर रिक्वेस्ट आए तो एक्सेस अप्रूव कर देना, तो वो जो बेसिकली फायरवॉल वाला काम होता है वो आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप में हो रहा होता है, अमेजोन EC2 के अंदर या फिर कोई भी अमेजोन की सर्विस हो, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप अपने डिफाइन कर रहे होते हो कि किसको क्या एक्सेस देना है, किसको क्या एक्सेस रोकना है ऑन नेटवर्क कॉल पे। तो यहाँ पर बेसिकली बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो SSH। ये SSH क्या चीज़ है, कोई बताएगा? ये मेरे ख्याल से बेहतर बताएंगे फहद। सर अगर हमको इसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस करना है, यानी अपने कोई लैपटॉप पे बिना CP या सॉरी पुटी का सॉफ्टवेयर है और उससे एक्सेस करना है इस इंस्टेंस को, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है वो SSH है, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल, जिसको हम सिक्योर शेल भी कहते हैं जी, ठीक है। और उसकी प्रोटोकॉल TCP एंड पोर्ट रेंज 22, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है अमेजोन EC2। अब मैं अगर इस इंस्टेंस को लॉन्च करूंगा तो मैं लॉन्च करने के बाद टर्मिनल के थ्रू किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूं, वो अभी हम करके देख लेते हैं। रिव्यू एंड लॉन्च पे गए। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, इम्प्रूव योर सिक्योरिटी, इम्प्रूव योर इंस्टेंसेस सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी ग्रुप नाम दे दिया इज ओपन टू द वर्ल्ड। जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया कि इसको किस तरीके से सिक्योर करना है, वो मैं आपको वक्त के साथ साथ चीज़ें जब VPC के अंदर जाएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा करके। अभी मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ।
HTTP भी ऐड करना होगा ना अगर हमको इसको वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करना है? हाँ करेंगे, HTTP नहीं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैं अभी यहाँ पे मैंने नहीं करा ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब मैं एक्सेस करूंगा तो वो एक्सेस होगी नहीं साइट। ठीक। जब एक्सेस नहीं होगी तो फिर समझ में ज्यादा बेहतर आएगा कि एक्सेस क्यों नहीं हो रही। जैसे अभी मैंने बताया फायरवॉल का आप लोगों को ना, ये बेसिकली वही काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग की पेयर और क्रिएट अ न्यू की पेयर। अब यहाँ पर आके मैं एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, जिस नाम से मेरे पास पैम फाइल डाउनलोड होगी, PIAICEC2, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। डाउनलोड की पेयर, और ये फाइल जो ना वन टाइम आपके पास आएगी पैम फाइल। इसको आपने संभाल के रखना है। ये वापस से आपको रीजनरेट अगर करेंगे तो वो आपको चेंज करके दे देंगे सारे क्रेडेंशियल्स, तो आपने इसको संभाल के रखना है। और यहाँ के कर दें लॉन्च इंस्टेंस। इसी पैम फाइल के थ्रू हम जो है एक्सेस कर रहे होंगे अपने इस इंस्टेंस को। यहाँ पे लिखा हुआ आगे जी, योर इंस्टेंसेस आर नाउ लॉन्चिंग। व्यू इंस्टेंसेस पे जाते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। पहले तो इस .pem फाइल को .ppk में शायद कन्वर्ट करना पड़ता था ना, अभी या ये चीज़ चेंज हुई है या अभी मतलब पहले से ये प्रोविज़न था कि आप डायरेक्टली पैम फाइल ही है, अच्छा, पैम फाइल ही है। ये आपके पास इनिशियलाइज है, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर तो .ppk में कन्वर्ट क्यों करते थे पहले? यार वो तो पुटी के लिए ना, जब विंडोज के लिए आपको पुटी कनेक्ट कराने के लिए ना, विंडोज का तो तरीकाकार अलग है ना। ठीक, ठीक, पुटी के थ्रू होता है तो उसके लिए फिर पीपी के फॉर्मेट में आपको जाना पड़ता है। ठीक है। बेसिकली वो ये कह लो ना, एसएसएच क्लाइंट जो है उसका पीपी के विंडोज का। ठीक। गॉट इट? जी सर। मेरे ख्याल से इस क्लास में कोई विंडोज से यूज नहीं कर रहा होगा। कोई विंडोज यूज कर रहा है? अरे स्टूडेंट्स के हमारा ये है। ओ भाई, विंडोज क्यों यूज कर रहे हो? लिनक्स पे चले जाओ यार। ओ इतने सारे स्टूडेंट कह रहे हैं यार, ये तुमने गलत सवाल कर दिया पीपीके वाला। सर फिर ये लॉन्च नहीं होगा तो मसला होगा। नहीं चलो, इसको मैं बता दूंगा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, वही एक्सेस। क्योंकि मुझे फिर वो सारा एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा अपना भी। सर नहीं, पुट्टी चल सकता है, लेकिन ये है कि पीपीके है। चल सकता है, पता नहीं यार, मैं तो खैर इसी से यूज करता हूँ लिनक्स के थ्रू, और उसमें भी मैक में यूज करता हूँ, मैक में भी ये इस तरीके से चल जाता है। पुट्टी से थोड़ा सा तरीकेकार अलग है। कभी मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले यूज किया था, अभी तो याद भी नहीं है मुझे। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए तो बता देना, फिर देख लूंगा, बता भी दूंगा फिर। अच्छा जी, ये जैसे हमारे पास इनिशियलाइज हो गया, ये हो गया जी इनिशियलाइज, ठीक है। रनिंग इंस्टेंस आ गया, इंस्टेंस टाइप इंस्टेंस स्टेट आ गया हमारे पास रनिंग। अब देखें ये चेकबॉक्स है ना बेसिकली, अब इसके ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं एक्शंस के अंदर सारी चीज़ें, इंस्टेंस सेटिंग्स, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, इमेज एंड टेम्पलेट, सारी चीज़ें। और इंस्टेंस स्टेट क्या है इस वक्त, जो इंस्टेंस स्टेट है वो क्या है, रनिंग है। ये रनिंग। मैं चाहूँ इसको स्टॉप करना तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ, रिबूट कर सकता हूँ, टर्मिनेट कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमारा टास्क क्या है? अब हमारा टास्क ये है कि हमने यहाँ पर आके इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इस पर चेकबॉक्स पे मैंने क्लिक किया, एक्शन पे क्लिक किया और कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी, एसएसएच क्लाइंट के थ्रू मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी इंस्टेंस आईडी आपके पास ये इंस्टेंस आईडी है, ओपन एन एसएसएच क्लाइंट, लोकेट योर प्राइवेट की फाइल, मतलब टर्मिनल ओपन करके अब हम जो है जहाँ पे मेरी ये फाइल है बेसिकली ये कह रहे हैं उस जगह पे आप चले जाएं, वहाँ पे जाके आप ये कमांड चलाते हैं chmod 400। ये बेसिकली ये है कि if necessary to ensure your key is not publicly available, कि publicly वो available ना हो तो आप ये कमांड चला दें, परमिशन दे दें ये वाली। और फिर क्या जी, कनेक्ट योर इंस्टेंस यूजिंग इट्स पब्लिक डीएनएस। पब्लिक डीएनएस बेसिकली उन्होंने हमें दे दिया, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे होंगे वेब से भी और
टर्मिनल से भी। ये आ गया जी एग्जाम्पल ssh-i, ये हमारी फाइल नेम आ गया piic2.pam जो मैंने नाम रखा था, और उसके आगे मेरा DNS आ गया। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और टर्मिनल को ओपन करता हूँ। क्या हो गया? चलो हो गया। ये मैं बंद कर देता हूँ, ये भी फालतू की सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये वाला यूजर ना ब्राउजर बंद कर रहा हूँ, ठीक है? इसकी ज़रूरत नहीं है जो हमने यूज़र क्रिएट किया था। अच्छा, ये यहाँ से आ गए। अभी हम टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अभी मैं। अब मेरे पास ये फाइल कहाँ पर है, ये तमाम स्टूडेंट देख लें। जहाँ पे ये फाइल होगी उस फोल्डर पे मुझे जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर रूट पे ही खड़े होकर जो ये कमांड जो मैंने कॉपी की है चला दूंगा, नहीं। ये मुझे मेरी फाइल है डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर मेरी ये PIIC के नाम से फाइल है, बिल्कुल है जी। ये आ गई जी, ये रही फाइल, ठीक है? क्लियर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर आके अपने इस कमांड को पेस्ट कर देते हैं। sudo के साथ ही नहीं, sudo के साथ मुझे रन करना है, sudo एंड देन पेस्ट दिस कमांड। एंटर किया मैंने, पासवर्ड एंटर किया। अच्छा, ये जो मेरे सिस्टम का पासवर्ड है ये वो पूछ रहा है मुझसे, मैंने वो एंटर कर दिया। आप लोगों का जो पासवर्ड है वो आप लोग एंटर कर दिएगा। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग? मैंने कहा जी यस। ठीक है जी, ये देखें एक्सेस हो गया मुझे यहाँ से। अच्छा, अब मैं एक जो है ना, एक सेकंड रुकिएगा आप सब लोग। बेसिकली अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने अपने टर्मिनल से जो फिजिकल जो मेरी वर्चुअल मशीन थी वो मैंने एक्सेस कर ली है। अब ये मैं जो टर्मिनल आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये वो मशीन है जो अमेजोन के पास चल रही है मेरी। ये EC2 के अंदर मैं आ चुका हूँ। ये मेरा लोकल PC का टर्मिनल नहीं है। अब ये मैं अटैच किससे हो चुका हूँ, EC2 यूजर, EC2 मशीन के साथ। अब एक सेकंड मुझे दिएगा अब यहाँ पर। ठीक है, यही कमांड है। नहीं सॉरी, ये तो मेरे दूसरे अकाउंट की है। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं आप लोग? फहद जी और सर। हफीज, आप लोग देख रहे हैं? जी अब ये एक्सेसिबल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहा? सर, SSH की परमिशन आपने ले ली है ना सिक्योरिटी ग्रुप में से? मैंने जाके सिक्योरिटी ग्रुप में बता दिया जी कि अब यहाँ से अगर कोई रिक्वेस्ट आए, कहाँ से, शेल से, SSH प्रोटोकॉल, मैंने क्या कहा कि कोई भी अगर एक्सेस करने की कोशिश करे तो परमिशन डिनाइड, उसको परमिशन ही मैंने नहीं वहाँ पे असाइन की। मतलब वहाँ पे ना मैंने पोर्ट डिफाइन किया, ना मैंने प्रोटोकॉल डिफाइन किए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली ये सारे काम हमारे पास कर रहा होता है। अब मैं जाके वापस से क्या करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके डिफाइन कर देता हूँ अपनी प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल? SSH। ऐड टूल में जाते हैं, SSH ऊपर ही सर्च कर लेते हैं, ये SSH
TCP पोर्ट रेंज एंड कस्टम। ठीक है जी, एनीवेयर भी कर सकते हैं कि कहीं से भी SSH की रिक्वेस्ट आए अलाउ कर देना आप। ठीक है, ये आ गई जी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब इसको जाके वापस से रन करता हूँ। गॉट इट। तमाम स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी ग्रुप भी क्लियर हो गया होगा। अब देखें, अब हम क्या करने लगे हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अब मैं अपना लोकल मशीन के अंदर, अगर मुझे, अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कोई, पता नहीं कभी पहले की कोई एप्लीकेशन पड़ी हुई हो किसी ज़माने पहले की, इस पर मैं काम करता नहीं लैपटॉप पे, पीसी पे काम करते हैं ऑफिस में। हाँ ये देखें, अब जैसे कि ये मेरे पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है ना, आपके भी अपने कंप्यूटर के अंदर, आपके अपने सिस्टम पे पड़ी हुई होगी। अब अगर आपको ये रन करनी है तो क्या करोगे, npm स्टार्ट, और जब npm स्टार्ट करोगे तो वो कहाँ चल रही है, लोकल पीसी पे चल रही है। तो उसको जब एक्सेस करोगे यहाँ पे ब्राउजर पे जाके, तो क्या लिखोगे, लोकल होस्ट, और जो भी अपना पोर्ट होगी वो आप पोर्ट आगे डिफाइन करोगे और आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी, लेट्स सपोज 3000 4000। तो अब इसी तरीके से, जैसे मैं बार बार आप लोगों को जो लेके चल रहा हूँ ना, बात जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये जो मशीन है ना, ये बेसिकली वही मशीन है जो आप अपने सामने जो आपके मशीन रखी हुई है, लेकिन ये बस एक वर्चुअल मशीन है। तो अब यहाँ पर जो है ना, बेसिकली क्या करने लगा हूँ मैं, यही एप्लीकेशन को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ और फिर इसको यहाँ पे रन करके एक्सेस करते हैं ब्राउजर पे। तो अब हम चलते हैं, अब कोई भी एप्लीकेशन जो है ना मैं उठा लेता हूँ, अपने गिटहब से उठा लेता हूँ, कोई ना कोई तो पड़ी हुई होगी कभी भी। ठीक है सर हम इसको SCP से कॉपी भी कर सकते हैं ना हमारे सिस्टम से। अच्छा, कोई सी उठा ले, ये उठा लेते हैं चलो, रिएक्ट वीडियो रेड। अरे माइक प्लीज अपने म्यूट कर दें, कॉपी कर लिया मैंने ये। यहाँ पर आया मैं जी, कहाँ पे, हाँ टर्मिनल पे आया। अच्छा गेट, सॉरी अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, ना गिट मिलेगा ना नोड.js मिलेगा, तो मुझे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ यहाँ पे क्या काम आएगा, वो जो मैंने आपको यूजर डेटा दिखा रहा था कि वहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट लिख दूँ, और स्क्रिप्ट जब मेरा बूट स्टेप हो रहा होगा, ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा होगा, उसी वक्त वो सारी कमांड चलाकर सारी चीज़ें मेरे लिए प्रोवाइड कर देगा यहाँ पर। तो अभी के लिए जो है तमाम स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेने। यार ये स्लाइड्स में कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, लेकिन बहुत मुश्किल काम है भाई स्लाइड्स बनाना। इंशाल्लाह अगर बन गई तो मैं शेयर कर दूंगा। तो ये जो है ना, एक काम करो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग, किस तरीके से आप जो है ना अपना EC2 इंस्टेंस के अंदर अपना क्या कर सकते हो, नोड.js इंस्टॉल और गिट वगैरह इंस्टॉल। इसका पैकेज मैनेजर तो भैया हमसे आप इंस्टॉल करोगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहले अपडेट कर देते हैं पैकेजेस जो भी होंगे इस मशीन के अंदर के। उसके बाद क्या है, यम से इंस्टॉल कर लेते हैं गिट। ठीक है जी, गिट मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है जी, गिट मिल गया। sudo git clone और क्लोन कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ls किया मैंने, ये देखें, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आप लोकल सिस्टम पे काम CLI के थ्रू अगर करो तो यही काम हो रहा होता है सारा। इसको बंद कर देता हूँ गिटहब को मैं अपनी। ये मेरे पास आ गया जी CLI, जब मैंने ls किया तो ये प्रोजेक्ट आ गया। ये मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ EC2 के अंदर, ये वर्चुअल मशीन के अंदर काम कर रहा हूँ। ये आप तमाम लोग देख लें, यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट आ गया, इसमें npm इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo npm को, अच्छा सही है, npm भी नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। तो नोड.js को भी हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल नोड.js की भी मैंने यहाँ पे कमांड्स लिखी हुई हैं। ये आपके सामने कमांड्स चला रहा हूँ, आप लोग बाद में ये नहीं कहिएगा कि सर ये हमारे पास कमांड नहीं चल रही, सामने सामने आपके कुछ कर रहा हूँ।
ठीक है जी, पैकेज हो गया नोड के लिए। अब हम यहाँ से इस पैकेज से इंस्टॉल कर लेते हैं। चाहिए जी, नोड भी अब हमें मिलना चाहिए। मिल गया जी, ठीक है। अच्छा, ये तमाम स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसको। जी सर। वापस अगर किसी का रह गया तो वो तस्वीर वगैरह ले लें। सर अगर आप पेस्ट कर दें चैट के ऊपर ये कमांड्स। यार ये लो, सही है, अच्छी बात है, सही कहा आपने। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। सर चैट हाँ पे पूछ आई सकते हैं नहीं, हम। हाँ आपकी कमांड्स चैट पे आई नहीं। अबे पता नहीं ये सेलेक्ट हुआ हुआ है कोई सादुक नहीं, उनको चले गए प्राइवेट में। अच्छा एक सेकंड, मैं एवरीवन कर रहा हूँ यहाँ, पता नहीं क्यों सेलेक्ट हुआ हुआ है ये। अब आ गई होंगी, देखें। हाँ अब आ गई है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ आ जाता हूँ टर्मिनल पे अपने वापस से। सही है, यहाँ पे आगे कर देते हैं जी। जाहिर सी बात है, हमें सबसे पहले तो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यहाँ करते हैं जी sudo npmi। सर यही सारी कमांड्स अगर हम उसको टेक्स्ट वाली बॉक्स के अंदर डाल दें तो फिर हमें ये हर दफ़ा करना नहीं पड़ेगा ना, फिर नहीं करना ऑटोमेटिकली जब पड़ेगा, भी। हाँ नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल। उसको अगर अगर आप स्क्रिप्ट बनाकर डाल दो तो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे बात याद दिलाना, मैं आपको वो डेटा यूजर वाली भी चीज करके दिखा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे अभी भी याद है अच्छे से। मैंने ये जो टास्क मैं बता रहा हूँ ना, मुझे करना था कि वो सारी चीजें जो ना ऑटोमेट करनी थी। उसमें तो खैर वो थोड़ा एडवांस था, उसमें तो गिटहब की रेपो भी जो है ना सिर्फ उसी स्क्रिप्ट से खुद ही ऑटोमेटिकली गिटहब की रेपो भी क्रिएट करनी थी, कहीं और से प्रोजेक्ट भी क्लोन करना था गिटहब पे, मतलब पुश करना था, फिर ये सारी चीजें थी। तो डेटा यूजर के अंदर जो ना मुझे बड़ा मसला हुआ था, हद से ज्यादा मसला हुआ था स्क्रिप्ट में। तमाम यूजर जो है, आप लोग ट्राई करना आसानी के साथ कुछ ना कुछ छोटी मोटी फाइल क्रिएट करके देखना कि अगर क्रिएट हो रही है बोर्ड स्टैपिंग तो ठीक है, नहीं तो मुझे नेक्स्ट वीक याद दिलाना, मैं फिर आप लोगों को करके दिखा दूंगा वो। ठीक है सर। ठीक है, तो इश्यूज क्या थे, मतलब परमिशन के यार इश्यूज थे नहीं क्या थे? परमिशन के इश्यूज थे, कुछ कमांड्स के इश्यूज थे, वो पता नहीं कुछ, अभी मुझे याद नहीं, काफी टाइम हो गया इस बात को, लेकिन कुछ कमांड्स के इश्यूज थे कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बहुत सारी कमांड्स, जैसे जो नॉर्मल मेरे टर्मिनल पे चलनी चाहिए वो वहां पे नहीं चल रही थी। ठीक ठीक। तो वो फिर मैंने, मुझे पता है वो मैंने बड़ा उस पर दिमाग लगा के बहुत टाइम लगा के काम हुआ था वो। अब हो सकता है वो प्रॉब्लम इन्होंने रिजॉल्व कर दी हो, तो आप लोग ट्राई करना, कुछ भी नहीं करना, आप लोग सिंपल जो ना बूट स्टेप में टच की कमांड चला के देख लेना, मतलब टच से abc.txt बना के देख लेना। समझ रहे हैं बात मेरी? हाँ ठीक है सर। पाथ दे देना अपना, जो भी टर्मिनल का पाथ होगा ना, पाथ देकर क्रिएट कर लेना एक फाइल। नहीं हो तो फिर नेक्स्ट वीक में आप लोगों को बता दूंगा, मैं इस वीक में अगर याद रहा तो मैं देख भी लूंगा वो अपनी स्क्रिप्ट सारी। अच्छा ठीक हो गया जी, यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ओ सॉरी सर, वही चला दिया फिर से मैंने। ये मैंने अब कहाँ चलाया है, अपने EC2 मशीन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को रन किया है। ठीक है, सही है जी, 3000 पोर्ट पे चल रही है। अब हम आ जाते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करें। हम यहाँ आ जाते हैं EC2 पे, इंस्टेंस पे आ गए जी हम। ये हमारे पास आ गया जी, पब्लिक IP, पब्लिक DNS, दोनों चीज आ गई। इससे भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, इससे भी एक्सेस कर सकता हूँ। इससे एक्सेस कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, आगे पोर्ट डिफाइन किया, पोर्ट क्या जी 3000। हाँ जी, ये तो एक्सेस नहीं हो रही। एक सेकंड आप बताना नहीं जरा फहद और हफीज।
अब हम लेकर आते हैं एक और बंदे को, किसको लेकर आए हैं? अ, शहजाद भट्ट। शहजाद भट्ट नहीं आना चाह रहे मेरे ख्याल से। अच्छा, 7 CNC 007, आपको मैंने एक्सेस दे दिया साहब, या कोई भी नहीं आना चाह रहा? अच्छा, बाकी अपने प्लीज हैंड जो है जिन्होंने रेस किया है वो, अच्छा फायदा आ जाए, आप फायदा बताएं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फायदा, ये क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा मैं अपनी साइट को? सर आपने वहाँ पे एक्सेस दिया हुआ था कि SSH से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हम ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे हैं, तो ये इसलिए इसको ठीक है, तो इसका मतलब नहीं ये कर है रहा। कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें एक्सेस देना पड़ेगा, अपने सिक्योरिटी ग्रुप में डिफाइन करना पड़ेगा हाँ, बिल्कुल कि सिक्योरिटी जब ग्रुप में पोर्ट इसको 3000 की HTTP है इसको एक्सेस है। एक्सेस हो। जी अब हम बिल्कुल। चलते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप में, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, नीचे आ गया जी। इनबाउंड जो कहीं से ट्रैफिक आ रहा है और आउटबाउंड जो यहाँ से जा रहा है, तो आउटबाउंड ऑल ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट सेट है। इनबाउंड में जाकर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनबाउंड में एक तो हम दे देते हैं जी HTTP एनीवेयर, और दूसरा हम क्या दे देते हैं? तो फहद आप बताएं, ये अब चलेगी क्या सेफ रूल्स करने के बाद? यस सर HTTP चलना चाहिए, HTTPS भी दे दें इसको यार। HTTPS तो अभी सिक्योर नहीं है साइट वैसे ही, क्योंकि वो DNS जो है वो दूसरा HTTP ही है, तो उसके लिए SSL सर्टिफिकेट कनेक्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह अगली किसी क्लास में। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चलेगा? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं यस, और कितने जो कह रहे हैं यस वो लिख दें यस, जो कह रहे हैं नो वो लिख दें नो चैट में, और जो अनम्यूट है वो वैसे ही बता दें यस नो में। सर चलना चाहिए। चलना चाहिए। एक चीज आप लोग नोट नहीं कर रहे सर में, सर पोर्ट वगैरह और IP का एक्सेस आपने सबका ही दिया है ना? हाँ पोर्ट देख लो, पोर्ट देख लो, अभी मैं इसको चला रहा हूँ। सर HTTP की कस्टम पोर्ट हमको देनी पड़ेगी 3000। यहाँ पे क्या है, आप लोग मैंने कहा ना नोट नहीं कर रहे, अब देखें यहाँ पर पोर्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, कस्टम पोर्ट, बिल्कुल सही आपने कहा। अब मैं यहाँ जाता हूँ ऐड टूल्स में, कस्टम TCP, और पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ 3000 एंड एनीवेयर। अब मैं जाके इसको सेव करता हूँ, अब जाके चलाते हैं इसको जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, ये देखें ठीक है, जबरदस्त। ठीक हो गया जी, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, साइन इन, यार ये भी क्या ही ऐप बनवाई थी सारे में, ये जो है ना वो, खैर छोड़ें अभी। अच्छा सही है, यहाँ तक हो गया। और क्या चीज़ है यार बताने की? इसमें और क्या बता सकते हैं आपको? सर ये सिर्फ इस IP के ऊपर उसी वक्त तक एक्सेसिबल होगी जब तक ये हाँ एक्सेस। क्या यार, IP अच्छी है, अच्छा वर्ड यूज करा आपने। अब देखें तमाम स्टूडेंट्स एक काम करें, फहद अभी आपके पास सिस्टम ऑन है ना आपके सामने? जी जी एक काम करो, जी जी ये मैं उठा के आपको यहाँ पे दे रहा हूँ चैट में लिंक, ठीक है। फहद शेख को सर्च कैसे करूँ मैं? टू चैट, ठीक है फहद, ये लिंक मैंने आपको सेंड किया है चैट पे, जाओ ये चलाओ और बताओ चल गया ये? चल गया? हाँ सर चल गया।
वेरी गुड। अजीज ने कहा नहीं चलेगा, एक सेकंड रुके। अजीज आप भी आ जाओ लाइन पर। अच्छा अब फाद आपने को जवाब नहीं देना, ठीक है? ठीक है। अजीज आ जाओ, मैंने आस्क टू अनम्यूट, आपको परमिशन दे दी है, अनम्यूट करो और आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई अजीज, आपने क्यों कहा कि ये नहीं चलेगा? सर मैं समझा कॉलम 3000 पोर्ट नहीं लगा हुआ आगे है। अच्छा नहीं नहीं चलेगा। अच्छा अब देखें। आपके मैसेज से पहले मैंने मैसेज कर दिया था। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी यार, ओके कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, अब क्या करना है आपने, अपना क्या नाम है, फहद? जी सर। अब जो मैं काम करने लगा हूं ना, उसके बाद चलाना और बताना कि अब चला या नहीं। अब मैं ये दोनों को डिलीट कर रहा हूँ, 3000 को। अब तो डेफिनेटली चलेगा नहीं अगर मैं सेफ रूल कर दूंगा। लेकिन जो चीज़ है ना बताने की, वो ये है, कस्टम आईपी 3000। और यहाँ पे आप चेक करें क्या ऑप्शन है। एक तो आप कस्टम अपनी खुद से आईपी डाल दो, जैसे कि मुझे फायदा अगर आईपी देंगे सर सिर्फ इस एप्लीकेशन, इस इंस्टेंस के ऊपर एक्सेस दें इस आईपी का, ठीक है। एक तो वो मैं डाल सकता हूँ। एक क्या तरीका है, एनीवेयर के कहीं से भी एक्सेस हो जाए, मतलब कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आए आप उसको परमिशन दे देना एक्सेस करने की। अभी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने पब्लिकली लिंक दिया तो उन्होंने लिखा जी सर चली गया। एक तरीका क्या है, माई आईपी, जो मेरे सिस्टम की आईपी होगी वो मैंने उठा ली और मैंने उठा के इसको कर दिया सेव। अब मैं जाके इसको चलाता हूँ। अब फाद आप चलाओ। लोडिंग कर रहा है अभी तक तो, लेकिन नहीं चल रहा? हाँ नहीं चल रहा। सही है। अब मैं आता हूँ वापस से यहाँ, और यहाँ पर आके एनीवेयर करता हूँ। अब बताओ चल रहा है नहीं चल रहा? सर लोडिंग ही कर रहा है अभी तक। चल जाएगा चलाना, अभी थोड़ा सा रुक के चलाना, चल जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ से कोई आई थिंक इशू हुआ है, इसमें सर्वर डाउन हुआ है। गेम स्टार्ट। चलाएं, अब चल जाएगी। चेक कर। हाँ चल गई। ठीक है। अब एक काम करते हैं। अच्छा ये यार देखो, मैं आपको बताऊं, ये कोई ऐसा नहीं है कि क्लास से पहले बैठ कर सारी चीजें देखी हैं। ये बस कभी काम करते करते जो है, अभी आप लोगों के सामने वापस से इसको सारे चीजों को एक्सेस कर रहा हूँ, और माई आईपी वगैरह सारे चीजें आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ। यही है कि कोई चीजें रटनी नहीं है, बस चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि काम किस तरीके से हो रहा है। अभी जो बेसिकली मैं करने लग रहा था ना, कोशिश ये कर रहा था कि यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो ये है, माई आईपी का ना, माई आईपी। इसने मेरी आईपी उठा ली और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो है ना सिर्फ मेरी अब आईपी से एक्सेसिबल हो, ना कि फहद के पास है। फहद अब ट्राई करूँ, मेरे पास से तो मैंने अपनी आईपी लगा दी है। अब नहीं, अब लोडिंग आ रहा है। बस जबरदस्त। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गई ये चीज। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने कहा जी सिर्फ स्पेसिफिक आईपी की एक्सेस हो, ना कि सब आईपी से। अब अगर आईपी मुझे फहद अपनी दे देंगे और मैं यहाँ पे जाके ऐड ग्रुप में जाके डिफाइन कर दूंगा आईपी इस तरीके से यहाँ पर, तो उनके पास भी एक्सेसिबल हो जाएगी। तो मतलब मोस्ट सिक्योर सिस्टम है यार, बहुत जबरदस्त अमेज़न सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत जबरदस्त। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई आज की क्लास में? कोई कंफ्यूजन किसी को अभी तक?
चलो सुफियान, कभी मिलना यार, आप जैसे स्टूडेंट से मिलने का बड़ा दिल करता है मुझे। बहुत दिल करता है, कभी मिलेंगे यार। चलो अच्छा, अच्छा, अली मीर कह रहे हैं वीडियोस का बेटा मैंने 3 बार मैसेज कर दिया और वो यही कह रहे हैं कि अपलोड के लिए जो है लिंक प्रोवाइड कर दिए थे। अब क्लास के बाद मैं फिर कॉल करके पूछ लेता हूँ एक दफ़ा, लेकिन जो है हो जाएगी, डोंट वरी, आज के ही दिन में इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, एक बार एवरीवन कर लें, चल रहे हैं ये नहीं कर देते हैं। एक्सेस करें, अब एक्सेस होनी चाहिए सबको। फायद आपके पास भी एक्सेस होनी चाहिए अब। मैं देख लेता हूँ। जी सर, कैसे मिले? अच्छा, अब एक काम करते हैं, अभी तो क्लास में जो है EC2 का ही टॉपिक आप लोग कवर करोगे इस वीक में, इंशाल्लाह वही बहुत होगा, और IM की प्रैक्टिस करो। एंड नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर लैम्डा को भी देख लें, लैम्डा से पहले API गेटवे वगैरह भी चीज़ें कवर करें इंशाल्लाह ताला। और EC2 के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर लैम्डा के साथ साथ बताऊंगा। आज की क्लास आई थिंक ऑफ करते हैं, टाइम भी तकरीबन हो गया है। और जेएस वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, नोड क्या जेएस, चीज़ है? नोड जेएस बैकएंड वगैरह नहीं पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट AWS। नोड जेएस EC2 में अभी यूज का फायदा नहीं है। EC2 के अंदर जब हम लैम्डा पे जाएंगे ना, तो लैम्डा के अंदर जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा लैम्डा के नोड जेएस के अंदर। लैम्डा फंक्शन जो है ना, बेसिकली जो लैम्डा सर्विस है वो आपका एक नॉर्मल जैसे आप फंक्शन क्रिएट करते हो वही है, लेकिन वो एक स्केलेबल सर्विस है। तो उसको आप पाइथन में भी लिख सकते हो, उसको आप जावा में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को नोड जेएस में लिखवाऊंगा, तो नोड जेएस आपको उसी के साथ साथ कवर करवा दूंगा लैम्डा के साथ साथ। सही है, थैंक यू। और डेटाबेस तो डेफिनेटली जब आगे जाएंगे तो फिर डेटाबेस भी अमेजोन के इसी के यूज़ करेंगे, AWS के। आपको दिखा देता हूँ मैं, DynamoDB। अरे यार, कहाँ से अच्छा एक्सप्लेन किया है, मैं तो बस कोशिश करता हूँ। ये जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं, डेटाबेस जो है, जैसे बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन है कि डेटाबेस के लिए क्या करेंगे, तो डोंट वरी यार, अमेजोन बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है डेटाबेस से ही रिलेटेड। अब जैसे कि ये है, अब मैं आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टेबल्स बने हुए हैं सारे, 58 टेबल्स हैं। फिर इसी तरीके से ये एक DynamoDB अमेजोन की सर्विस है। इसी तरीके से फिर RDS पे अगर मैं जाऊँ, रिलेशनल डेटाबेस पे, तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, जो कि इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर आपको मैं डॉक्यूमेंट DB भी दिखा देता हूँ, खुद सर्च कर लेना, अभी क्या जाके ओपन करके दिखाऊँ। और वहाँ पे डायनामो अपना डॉक्यूमेंट DB मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये एक इंस्टेंस है हमारे पास डेटाबेस कुछ प्लेटफॉर्म के नाम गरीब से, बंदे RDS को का। बोल, जी जी। सर कुछ अब क्लाइंट क्रिएट गरीब डेटाबेस में बंदे अगर मैं बोल रहे जाऊँ, हैं। अगर मैं क्रिएट डेटाबेस में जाता हूँ तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि डेटाबेस भी कितने तरीके के अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। RDS रिलेशनल डेटाबेसेस, ये देखें, अमेजोन अरोरा, MySQL, MariaDB, पोस्टग्रे, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, जो कि दिन रात ही यार यूज़ कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। और हमारे इस क्लास के अंदर बड़े एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता इस वक्त हमारे साथ अभी हैं एजाज और नूर वगैरह, जो कि एक्सटेंसिवली जो है AWS यूज़ करते आ रहे हैं।
तो उनसे भी जो है ना इंशाल्लाह ताला पूरी चीज़ें कवर करवाएंगे कि किस तरीके से वो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट क्लाइंट की होती है उनके पास। अभी वो हमारे इस क्लासेस में भी जो है उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो खैर देखते हैं ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके। और अभी जो है क्लास को ऑफ करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है जी? ठीक है। SES, SNS, SQS यार इतनी सर्विस है की डायनामो मतलब क्लाउड फ्रंट और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी सर्विसेज जो ना मैंने यूज की हुई है तकरीबन सारी। सर मोंगोडीबी भी है। मोंगोडीबी मोंगोडीबी कंपैटिबल अमेज़न डॉक्यूमेंट डीबी है। दानियल सर क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी। हाँ पूछो सर। जी पूछो। सर सवाल मेरा ये है कि अगर हम सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके ऊपर हम एक से ज्यादा नेटवर्क डिप्लॉय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। मल्टीपल आप डिफरेंट पोर्ट्स के साथ बिल्कुल कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दो अपने उसकी जो भी आप AMI यूज कर रहे हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाकर आप जो यूज करना चाहो, जितनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहो कर सकते हो। ठीक है सर लेकिन मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाएंगे। हमारे जो क्लाइंट ज्यादा हो तो हम एक ही सर्वर क्रिएट करके उसी के ऊपर डिप्लॉय कर दें या अलग अलग? देखो बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आप डेटाबेस के लिए एक अलग इंस्टेंस बनाओ, आप अपना सर्वर के लिए एक अलग बनाओ, आप अपने क्लाइंट के लिए एक अलग बनाओ। लेकिन अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है और आप चोर आ रहा है प्लीज थोड़ा सा देना। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा कार्ड का मेरे को मालूम करना था। वो विजन बैंक में जो कार्ड के इन्होंने 4 वो रखे हुए हैं, तो मुझे कौन सा वाला कार्ड बनवाना है ये तो कंफर्म करना चाह रहा था आपसे। आसान नहीं आसान अकाउंट तो सर मैंने अकाउंट तो आसान ही खोला है, स्टूडेंट बेस पे आसान अकाउंट ही खोला है, बट वहाँ पे जब वो वहाँ पर नहीं विजय तलाल नाम है आपका? सर वहाँ पे वो अकाउंट में जो कार्ड उनके पास है वो 4 सर्विसेज दे रहे हैं और सिल्वर गोल्ड। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने खुलवाया है अकाउंट। तो भाई सिल्वर ले मिजान डेबिट कार्ड मिजान अपना अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से कार्ड के ऊपर अमेज़न एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी यूज किया रिसेंटली वो आपको पता है उसको फॉलो कर लो। नहीं सर वो 4 कार्ड हमें 4 कार्ड की सर्विस कोई भी कार्ड आपको निजाम बैंक का चल जाएगा। एक शोएब ने यहाँ पे रिप्लाई किया है, वीजा कार्ड चल रहा है इन्होंने ये चीज बता देंगे जी। डेबिट ये इंस्टेंस है, अगर हम इनकेस डिलीट कर दें, इनकेस डिलीट हो जाए तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं? किस चीज को बेटा? सर अगर कोई इंस्टेंस हमने बनाया हुआ EC2 का कोई कंप्यूटर हमने बनाया हुआ उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन चला रहे हैं, इनकेस उसको हमने डिलीट कर दिया नहीं रिकवर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है नहीं होगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा वो रिकवर करने का। अब वो एक अलग बात है सपोर्ट पे कांटेक्ट करके किसी तरह कुछ हो तो वो इतना नहीं पता मुझे, लेकिन अगर टर्मिनेट कर देते हो स्टॉप कर दो। अगर आपको कुछ टाइम के लिए बंद करना है अपना इंस्टेंस, आप चाह रहे हो बिलिंग आ रही है और मैं यूज भी नहीं कर रहा तो इसको स्टॉप कर दो, जब चाहो फिर इसको स्टार्ट कर दो। ये है टर्मिनेट अगर कर दोगे तो फिर तो वो डेफिनेटली कैसे रिस्टोर होगा मेरे नॉलेज में नहीं है। जो दानियल सर एक क्वेश्चन और एक चीज और पूछनी थी सर मैंने लास्ट टाइम क्लाउडफ्लेयर के साथ यूज किया था तो मैंने इसको सिस्टम को अपने DNS वगैरह साथ ऐड करके यूज किया था। तो सर क्या क्लाउडफ्लेयर के बगैर मैं इसमें डायरेक्ट अपना DNS ऐड कर सकता हूँ, अपने डोमेन को इसमें डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। दानियल सर जी कहो। ठीक है सर, थैंक यू। सर अगर जैसे अभी आपने अपने पास से टर्मिनल से रन किया था अपने सर्वर को, तो आपने एप्लीकेशन रन की उस पे,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपना टर्मिनल मतलब अपना सिस्टम बंद कर देते तो बाकी जहाँ पे आपने ये डिप्लॉय किया हुआ तो यूजर्स के पास तो रन करेगा ना। देखो इसका अभी आपने सवाल किया ना, अच्छा सवाल किया है कि लेट सपोज, जी एक सेकंड, अच्छा ये कुछ यूज करना शुरू कर दिया कि किसी ने एप्लीकेशन, तो एरर्स भी आ रहे थे। अब देखो अभी हुआ क्या, अभी ये मेरे पास मैंने सर्वर कनेक्ट किया, अपना मशीन कनेक्ट की अपने टर्मिनल से, और वहां पे जाके npm स्टार्ट लिख दिया। अब लेट सपोज मेरे पास ये टर्मिनल ऑफ हो गया, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपके लोकल पीसी के ऊपर आपने npm स्टार्ट करके सर्वर रन किया रिएक्ट का, और आप लोकल होस्ट 3000 से एक्सेस कर रहे हो। जब आप उस टर्मिनल को बंद कर दोगे तो वो एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं होगी वेब ब्राउजर पे। तो सर तो ये तो उसके लिए क्या किया जाए, अब डेफिनेटली आप अपने मशीन को तो 24 घंटे ऑन नहीं रखोगे, बिल्कुल, वरना तो फायदा नहीं उसके होगा लिए हाँ, उसके लिए क्या तरीका है, बहुत सारी सर्विसेज हमारे पास आती हैं। PM2 सर्विस है, अपना फॉरएवर सर्विस है, जो कि बैकग्राउंड के अंदर आपके सर्वर को रन करती हैं। तो आप जाके हाँ, अगर आप चाहो तो आप जाके गूगल कर लेना, फॉरएवर एक सर्विस है, npm से उसका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके थ्रू आप जो है फॉरएवर रन कर दोगे अपने उस सर्वर को, जो भी जैसे मेरी रेक की एप्लीकेशन थी, तो वो बैकग्राउंड में 24/7 चलती रहेगी। ठीक है, फिर जितने यूजर हिट करना चाहे कर सकते हैं। दूसरी बिल्कुल चीज चलेगी, एक्सेसिबल होगी। ठीक है जी। अगर ये जैसे हमने EC2 पे बनाया था, उसके लिए हमें फिर फॉरएवर पे बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बात ही नहीं समझ रहे आप मेरी। मैं कुछ भी अलग नहीं है, अब दिमाग खोल के जो कह रहा हूँ ना वो सुनना, दिमाग अपना नहीं चलाना, जो कह रहा हूँ वो सुनो। अभी इस वक्त मेरे पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, समझ लो मैं इस फोल्डर में खड़ा हूँ, इधर रिएक्ट की एप्लीकेशन है। अब मैं npm स्टार्ट लिख कर रन करूंगा, तो जब तक ये टर्मिनल पे मेरे पास सर्वर ये चल रहा है, उस वक्त तक मैं लोकल होस्ट 3000 पे एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसा ही है। जी अब अगर मैं इसको बंद कर दूं इस तरीके से, तो वो लोकल होस्ट 3000 लिखूंगा, एक्सेस होगी? नो, नहीं होगी। अब मैं कुछ अगर ऐसा कर दूं कि npm स्टार्ट लिखूं, जी भले टर्मिनल बंद भी हो जाए, तो ये बैकग्राउंड के अंदर npm स्टार्ट चलता रहे। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि ऐसे पैकेजेस आते हैं। PM2 एक पैकेज है, फॉरएवर एक पैकेज है, जो कि आप npm इंस्टॉल -g फॉरएवर से इंस्टॉल करोगे, ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा फॉरएवर का उस टर्मिनल के अंदर। तो EC2 का टर्मिनल है, वहां पे जाके ये लिखोगे कमांड, सही। और वहां पे जब अपने सर्वर, अब उस फोल्डर के अंदर जाओगे जहाँ पे आपकी सर्वर रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी, वहां पे जाके लिख देना फॉरएवर स्टार्ट। ये मैं मुझे एग्जैक्टली कमांड में आपको नहीं बता रहा, एग्जैक्टली कमांड उस पैकेज की तरह देख लेना, तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से वो फिर बंद भी हो जाए टर्मिनल, तो फॉरएवर वो चलते रहेगा प्रोसेस। जी, कुछ इस तरह से जैसे मतलब सर्वर तो EC2 का ही रहेगा, पर हमारी जो पैकेज जो है हमें वो भी रन करना पड़ेगा अपना। हाँ बेटा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है सर, ठीक है। सर एक सवाल है मेरा। जी सर ये हमने इंस्टेंस बनाए थे, अगर मल्टीपल इंस्टेंस बनाए तो एक वक्त ऐसा नहीं आएगा कि हार्डवेयर रिसोर्स कम हो जाएगी हमारे पास? यही तो यार फायदा है, ये हमें तो सोचना ही नहीं ना, ये तो ये तो ऑन डिमांड है, मतलब पेज यू गो है ना। आप 1000 बना दो, 1 लाख बना दो, 2 लाख बना दो। अच्छा ये तो अमेजोन की टेंशन है ना, ये हमारी टेंशन ही नहीं है ना। सर, लेकिन जब हमने इंस्टेंस बनाए थे ना, तो उसमें जैसे उसमें बता रहा था कि 1 GB रैम है और 1 इंक्रीज कर दो ना CPU। आप, वो तो लिमिट है ना, वो तो आप 1 GB को 10 GB कर दो। अच्छा सर, लेकिन उसकी फिर पेमेंट हो जाएगी ना उसकी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल हाँ जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, जो सुकून से डिफॉल्ट मिल रहा है बस उस पर प्रैक्टिस करना। चलें ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलो मैं अब एंड कर रहा हूँ क्लास। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज, थैंक यू।